हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडुटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 14 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या फिर ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में आप लोगों को इनसे काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना सेट नंबर 15। और 15 नंबर सेट का पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा और आप लोग इसका उत्तर करें। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किसमें शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो आप लोग को बताना है कौन लाभ की स्थिति में होते हैं, ऋणी या फिर व्यापारी या फिर ऋणदाता। तो इनमें से कौन लाभ की स्थिति में होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा कौन कौन? तो ऋणी और व्यापारी जो होते हैं वो लाभ की स्थिति में होते हैं, ऋणदाता लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न क्या करा? मनुष्य में ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो किसकी अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। और पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि का क्या है? तो नियंत्रक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। और छठा प्रश्न कह रहा है, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किनके द्वारा स्थापित की गई थी इंडियन लीग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। और 7वां नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1843 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। और 8वां नंबर प्रश्न क्या करा है? बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। और 9 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया? तो दीर्घ आवर्त किस आवर्त को कहा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। मतलब आप लोग का हो गया चौथे को और पांचवें को और छठे को। तो इन तीनों को दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। तो आप लोग को सही सुमेलित करना है इसमें और इसका उत्तर कीजिएगा। तो क्या करा है? ए में है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी में है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, तो ये भी सही है। सी में क्या है? तो अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो ये भी सही है। और डी में क्या है? अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये गलत है, क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो किस में है? तो अनुच्छेद
50 में है। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 में क्या कहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह है अनुच्छेद 51 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 11, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शरीर के तापमान पर नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा होता है, तो पसीने की ग्रंथियों के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो भारत में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का है भारत में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो किस कारण से असफल रही थी 1857 की क्रांति, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेतृत्व का अभाव भी था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना इस क्रांति की असफल होने का कारण था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे आपको बताना है, और 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो एल के झा समिति का संबंध किससे है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर से है, किसका, तो एल के झा समिति का संबंध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे, इसका आप लोग उत्तर करें, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इसका सारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग उत्तर करिएगा, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन से राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर जो है वो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, मिलान करें, सुमेलित करें और मिलान करें। ठीक है, एक तरफ आपको दिया गया व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया गया कथन, तो 1857 में कौन सा कथन किस व्यक्ति का आपको मिलान करना है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, तो डिजरैली का क्या स्टेटमेंट था, तो डिजरैली का स्टेटमेंट था आपका कि राष्ट्रीय विद्रोह, तो इनका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और
देखिए तो बी ए में भी दिया गया है, बी सी में दिया गया है, तो ए और सी में से कौन सा होगा। अब देखिए टी आर होम्स, तो टी आर होम्स के द्वारा क्या दिया गया था, तो इनके द्वारा कहा गया था कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था 1857 की क्रांति। तो 2 का 1, तो देखिए हमारा 2 का 1 ये ऑप्शन हमारा सी यहीं से सही हो जा रहा है, ठीक है। और बी डी सावरकर के द्वारा क्या कहा गया था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डी। और कर्नल रीज के द्वारा क्या कहा गया था, तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो कौन इसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, तो ये आप लोग को बताना है। और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, जॉन साइमन जो थे इसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो देखिए आप लोग से प्रशांत महासागर का पूछ रहा है, और कौन सा पूछ रहा है, तो ठंडा पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमबोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर के समकालीन कौन थे, तो आप लोग को पता होगा। तो और इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, धनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। तो किन नेताओं ने त्यागपत्र दिया था, तो देखिए एक तो चित्तरंजन दास दिए थे और एक मोतीलाल नेहरू दिए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में है 2 और 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 27 नंबर। और 27 नंबर प्रश्न क्या करे, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 27 का आप लोग सही उत्तर करें, और 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 60 दिन से अधिक अगर कोई व्यक्ति लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो 28 का आप लोग उत्तर करें, और 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, सर्वसम्मति, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो उस मुद्रा को क्या कहा जाएगा, जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। तो आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू ½ H2O। तो ये हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है ये आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यकृत में जो होता है वो पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो असत्य फल का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए एक तो सेब असत्य फल होते हैं आप लोग को पता होगा, और नाशपाती भी असत्य फल होते हैं। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो ऑप्शन सी, सेब और नाशपाती जो है वो असत्य फल हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 पे। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन से पादप इसमें से पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है आपको बताना है। तो देखिए इसमें एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन है,
जिबरेलिन्स भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन्स भी पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। तो 33 का हमारा हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है वो पादप हार्मोन है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया जाता है, खाया नहीं जाता है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं खाया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आलू जो है वो जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 35 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, प्लैटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 36 नंबर, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करें। तो आप लोग को बताना है इसमें, और एक सूची 1 में आप लोग को दिया गया और सूची 2, तो इसमें क्या है, तो देखिए आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड, ये 3। कार्य का क्या हो जाता है, तो कार्य का हो जाता है जूल, ये 1 में है जूल। दाब का क्या होता है, तो दाब का आप लोग को याद होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 4। और बल का क्या हो जाता है, तो न्यूटन हो जाता है, ये 2। तो क्या हमारा उत्तर आ रहा है, तो देखिए 3 1 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, 3 1 4 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो लोलक की टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है, इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो 37 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति किस तरह की होती है आप लोग को बताना है। तो प्रकाश की प्रकृति किस तरह की होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश, ठीक है, की प्रकृति। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को आपको पहचानना है, और 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इटांकी नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में ना होके कहाँ है, तो ये नागालैंड में, आप लोग याद रखिएगा नागालैंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये गलत है क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं, ठीक है, सवाना कहते हैं। और डॉन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए में आप लोग का इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इडुक्की बांध जो है वो कावेरी नदी। ये गलत है क्योंकि इडुक्की बांध कहाँ है, तो आप लोग को पता होगा इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पे है। किस पे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये किस पे है, तो पेरियार नदी पे है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। तो स्थलरुद्ध कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध है, जिसको हम लोग लैंडलॉक भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, और 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन बी इसका से उत्तर हो जाएगा लाहुरा देव से जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? तो लाहुरा देव। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 नंबर प्रश्न क्या करा है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो किस जगह से मिला है मिट्टी के हल? तो इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बनवाली से मिला है मिट्टी से बने हल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। क्या करा है? ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो कौन सा राज्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा मगध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं जैन धर्म में? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या करा? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव किनके द्वारा डाला गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 48। 48 नंबर प्रश्न करा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावना पारित किए गए? तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 49 नंबर। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर करें। और 49 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हम लोग हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव जो है वो इसका सदस्य नहीं है। और बिम्स्टेक का अगर आप लोग से फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि बी से क्या होता है? तो बी से आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश, और बी से भूटान। ठीक है, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। और इसके अलावे आपको एक याद रखना है कि कौन सा? तो नेपाल। तो ये सारे देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सेट की तरफ। और अगला सेट हमारा है 16 नंबर। और 16 नंबर सेट का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए तो हम लोग सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। निरुपमा राव के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 2 नंबर। और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है? दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो आप लोग को इसका मिलान करना है। और इसमें क्या दिया गया है? तो एक तरफ आपको पतन दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो इसका आप लोग सही मिलान करें। और इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? तो देखिए भटकल, तो भटकल कहाँ है? तो कर्नाटक में है भटकल। ठीक है, और एलेपी, तो एलेपी कहाँ हो जाएगा? तो एलेपी आपका केरल में है। और काकीनाडा कहाँ है? तो काकीनाडा आप लोग का आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो इसका क्या हमारा मिल रहा है? तो 3-1
3 1 4 2, तो 3 1 4 2, देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 पे, और चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, तो ये तो सही है। नीली क्रांति उर्वरक के उत्पादन, ये गलत है, क्योंकि उर्वरक का कौन सा होता है? तो भूरी क्रांति होता है, और नीली क्रांति किसके लिए होता है? तो मछली उत्पादन। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अंडा उत्पादन का क्या होता है? तो रजत क्रांति, और पीली उत्पादन का क्या होता है? तो तिलहन से। तो इसका क्या करा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, वृष्टि। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न करा, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो पृथ्वी को उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया था? तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और ये क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सही है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, तो ये भी सही है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये गलत है, क्योंकि दुधवा कहाँ है? तो दुधवा आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 12 नंबर, क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की वस्तुएं होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तरीय वस्तुएं होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, 12 नंबर ने 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो 13 का आप लोग उत्तर करें, और 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेश पद्धति जो है वो हम लोग प्रयोग नहीं लाते। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, और 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना के अवधि 4 वर्ष की थी? तो किसकी अवधि 4 वर्ष की थी? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 4 वर्ष थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर क्या प्रश्न करा है, तो आप लोग को इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है भौतिक राशियां, और सूची 2 में दिया गया है मात्रक। तो देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बल का क्या होता है? तो बल का आप लोग को पता होगा न्यूटन होता है, मैंने अभी बताया आपको। कार्य का क्या होता है? तो कार्य का जूल होता है। और आवेग का क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है? इसका सही उत्तर हो रहा है 3 4 1 2। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
किसी लटके हुए काले क्या है, किसी लटके हुए कालीन को जब छरी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप लोग से पूछा जा रहा है कि हम लोग किसी कालीन को पीटते हैं तो उससे धूल कैसे बाहर आ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो 17 का आप लोग उत्तर करें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला क्या है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या करा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आप लोग को बताना है। और 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट सही है। क्या दिया गया, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, इसका मात्रक जूल या किलोग्राम या क्या होता है। ठीक है, और डी में दिया गया है इसका मात्रक किलो कैलोरी पर केजी सेंटीमीटर होता है। तो ये सेंटीमीटर ने सेंटीग्रेड होता है, तो ये सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसोल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में तेल जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 21 का आप लोग उत्तर कीजिए। और सूची 1 में दिया गया आविष्कारक, और सूची 2 में दिया गया, सूची 1 में क्या दिया गया आविष्कार, और सूची 2 में दिया गया आविष्कारक। तो 21 का आप लोग सही उत्तर करें। और देखिए न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज किनके द्वारा, तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और परमाणु नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड के द्वारा। तो देखिए क्या हमारा उत्तर हो रहा है 4132। तो 4132 देखिए हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 पे, और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन से हैं, तो 23 का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, HCl जो है वो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, बॉयल्स, चार्ल्स एवं एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे, और 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, इसका आप लोग उत्तर करें। और 25 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, लुईस पास्चर को जो है जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे, और 26 नंबर प्रश्न करा, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के रूप में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की। ठीक है,
अब 27 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर करें 27 का, और 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, तो ये सही कथन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे, और 28 नंबर प्रश्न क्या करा? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ग्राम सभा का किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न क्या करा? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे भाग में किया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 34 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पे, और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो सहकारी समिति किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जो है वो सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति की संस्तुति पे शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये महाभियोग कैसी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न क्या करा? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। क्या करा, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घोड़ा जो है उनके गृह त्याग का प्रतीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, और 42 नंबर प्रश्न क्या करें, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, चंद्रदेव जो थे वो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, और 43 नंबर प्रश्न करा, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो दीवाने खैरात किस शासक से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवाने खैरात। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। तो एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है वो किस काल का है, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन ए, मौर्य काल का ये क्या है, तो विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, और 45 नंबर प्रश्न क्या करा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न क्या करा, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो सिंधु काल में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईरान से आयात किया जाता था सीसा को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, और इसका आप लोग सुमेलित कीजिए। तो 47 का देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए शिशु वध प्रतिबंध, तो शिशु वध प्रतिबंध किसके टाइम में, तो वेलेस्ली के टाइम में। सती प्रथा प्रतिबंध किसके टाइम में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। और उसके बाद दास प्रथा प्रतिबंध तो एलन वेरो के टाइम में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। तो देखिए इसका मिलान क्या हो रहा है, तो 1 2 3 4 ही मिलान हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या करा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से संस्थापक कौन थे। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एमजी रनाडे जो थे वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या करा, इनाम कमीशन की स्थान किस, यहाँ स्थान नहीं होगा, यहाँ स्थापना होगा, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ स्थापना होगा, तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो हुआ था इसकी स्थापना हुआ था। और कब, तो आप लोग कह सकते हैं 1852 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन हो रही होगी, क्योंकि हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर सहयोग मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।